Hello everyone, welcome to Weekly Current Affairs for all exams on Tolkner. In this video, we will see awards, sports, summits and conferences, national affairs, international affairs, latest appointments, important days and dates and so on. ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ और ये संस्करण आपका 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक चलेगा। 13 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है और इसका समापन 13 अक्टूबर को होगा। और ये आपको इसमें जो याद करना है काजिंद एक्सरसाइज में यही कि काजिंद एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, तो ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ये इसका 8th एडिशन है और स्टार्ट कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। संयुक्त अभ्यास जो हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है? आतंक रोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना। टू इन्हांस द ज्वाइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ बोथ साइड टू अंडरटेक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। और मंत्रालय का ये भी कहना है कि ये जो अभ्यास है अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालन पर केंद्रित होगा। फोकस ऑन ऑपरेशन इन द सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन। इससे जो रक्षा सहयोग बढ़ेगा, दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालन सुविधाजनक बनेगा। इनेबल बोथ साइड टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेक्निक्स एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ज्वाइंट ऑपरेशंस। अब हम देखेंगे जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया के बीच में हुआ है 2024 में डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन। इसकी पार्टिसिपेंट कंट्री जो है इंडिया और यूएई के बीच में होता है डेजर्ट साइक्लोन। और ये कहाँ पर हुआ था? इंडिया के राजस्थान में हुआ था। और इसका ड्यूरेशन यही था कि 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के बीच में डेजर्ट साइक्लोन आपका होता है। और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें जनरली यही पूछा जाता है कि पार्टिसिपेंट कंट्री कौन थी और कहाँ पर हेल्ड हुआ था और कभी कभार कहाँ कब से कब तक हुआ था। तो एक्सरसाइज नेम हमारा सेकंड है साइक्लोन फर्स्ट। तो इसकी पार्टिसिपेंट कंट्री इंडिया इजिप्ट के बीच में होता है और ये इजिप्ट में अंसास जगह पे होता है और इसका ड्यूरेशन था 22 जन टू 1 फेब 2024। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है अभ्यास खंजर। तो पार्टिसिपेंट कंट्री इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है और ये हिमाचल प्रदेश इंडिया में हुआ था। इसका ड्यूरेशन जो है वो 22 जन टू 3 फेब 2024। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है सदातंत्रिक और ये सदातंत्रिक अभ्यास जो आपका है वो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होता है और ये राजस्थान में हेल्ड हुआ था और इसका ड्यूरेशन है 29 जन टू 10 फेब 2024। और धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज जो हमारा है वो इंडिया और जापान के बीच में होता है और ये राजस्थान में हुआ था। इसका ड्यूरेशन 25 फेब टू 9 मार्च 2024। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है और विशाखापट्टनम में हुआ था और इसका ड्यूरेशन जो है वो 28 फेब टू 2 मार्च 2024। हमारा टाइगर ट्रम्प नेक्स्ट अभ्यास है। तो ये हमारा इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। कहाँ पर हुआ था? काकीनाडा इंडिया में हुआ था और कब हुआ था? 18 मार्च टू 31 मार्च 2024 को हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है लामीतीय 2024। तो इसकी पार्टिसिपेंट कंट्री इंडिया और सेशल्स के बीच में लामीतीय एक्सरसाइज होता है और ये सेशल्स में हुआ था। इसका ड्यूरेशन 18 मार्च टू 27 मार्च 2024 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है डस्ट लेक एक्सरसाइज 2024। पार्टिसिपेंट कंट्री इंडिया और उज्बेकिस्तान है और ये कहाँ पे हुआ था? तरमेज उज्बेकिस्तान में हुआ था और इसका ड्यूरेशन 15 अप्रैल टू 28 अप्रैल 2024 के बीच में हुआ था। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति। तो पार्टिसिपेंट कंट्री इंडिया और फ्रांस के बीच में आपका मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति होता है और ये कहाँ पर हुआ था? मेघालय उमरोई मेघालय इंडिया में हुआ था और ड्यूरेशन क्या था? 13 मई टू 26 मई 2024। अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। सारी एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज ही थी। तो काजिंद 2024 तो इसमें भी पार्टिसिपेंट कंट्री आपका इंडिया और कजाकिस्तान और कहाँ पर हो रहा है? वो ओली उत्तराखंड में और इसका ड्यूरेशन 30 सितंबर टू 13 अक्टूबर 2024।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? हमारा आंसर रहेगा मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृतिक भाषाओं को। 5 more लैंग्वेजेस recognized एज क्लासिकल: मराठी, असमीज, बंगाली, पाली एंड प्राकृत। इसके अलावा जो नोटिफाइड है क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में वो है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। याद रखिएगा, हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है क्योंकि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ये संस्कृत से लिया गया है। कुछ वर्ड जैसे तत्सम, तद्भव वगैरह आप पढ़ते हैं उसमें आपको पता चलता है कि संस्कृत से भी कुछ वर्ड हिंदी में लिए गए। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था और उसी अवसर पर तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया था। और हमारा अब टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो 11 है। याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट हमारा तमिल, सेकंड संस्कृत, थर्ड तेलुगु, फोर्थ कन्नड़, फिफ्थ मलयालम, सिक्स्थ उड़िया, सेवन्थ मराठी, एट्थ पाली, नाइन्थ प्राकृत, 10th बंगाली और 11th हमारा असमिया हो जाता है। तो शास्त्रीय भाषा की स्थिति के मानदंडों में इसके प्रारंभिक ग्रंथों की जो उच्च प्राचीनता व 1000 वर्षों से अधिक का दर्ज इतिहास और प्राचीन साहित्य का संग्रह शामिल है। The literary tradition of the language must be original and not borrowed from another speech community। यही रीजन है जिसकी वजह से हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, बोरोड है। और इससे अब क्या होगा कि भाषाओं को जो शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से विशेष रूप से जो शैक्षणिक है, अनुसंधान क्षेत्र है, हमारा रिसर्च का फील्ड है, उसमें रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। और the preservation, documentation and digitization of ancient text of these languages will generate jobs in archiving, translation, पब्लिशिंग एंड डिजिटल मीडिया। और इन भाषाओं से क्या होगा, प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भी रोजगार के जो अवसर हैं वो पैदा होंगे। मराठी भाषा के बारे में संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, माझा मराठाची बोलू कौतुके परी अमृता तेही पैंजा जिनके। कहने का मतलब है मराठी भाषा में ऐसा माधुर्य है कि वह अमृत के साथ किसी भी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर ले सकता है। मराठी लैंग्वेज हैज सच स्वीटनेस दैट इट कैन कॉन्कर एनी कॉम्पिटिशन इवन विद अमृत। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने 2012 में ज्येष्ठ साहित्यकार रंगनाथ पठारे की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की थी। तो बहुत लंबे टाइम से ये डिमांड चल रही थी कि मराठी को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, तो फाइनली दे दिया गया है। इसके साथ अदर 4 लैंग्वेजेस को भी अदर 4 लैंग्वेजेस को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा कंदाशामी का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर रहेगा बैडमिंटन। ये क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब जीत ली हैं। और ये हमारी रक्षा कंदाशामी हैं, 16 साल की हैं और इन्होंने अपने जितने भी गेम्स हुए थे सभी गेम्स को वहाँ पे जीते थे। और 29 सितंबर में क्रोएशिया इंटरनेशनल की फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की लियोना ली को 21-9, 21-5 से हराया था। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितने से हराया था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि किसको हराया था, वो इंग्लैंड की लियोना ली को। और याद आपको यही रखना है कि जो खिलाड़ी हैं वो किस कंट्री से आती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि ये जो खिलाड़ी थी कौन से कंट्री से आती है। तो लियोना ली जो आपकी इंग्लैंड से, और बल्गारिया की स्टेफानी स्टुएया, पोलैंड की जोना रुडना और जर्मनी की ग्लोरिया पोलिएक्टुक थी। तो आपको ये याद रखना कि कौन कहाँ की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। लीजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती विल बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान क्रेथॉन ने कहाँ तबाही मचाई है? आंसर रहेगा फिलीपींस में तबाही मचवाई है। इन फिलीपींस टाइफून क्रेथॉन लैश द नॉर्दर्न मोस्ट आइसलैंड ऑफ द फिलीपींस। यहाँ पे ऑलमोस्ट आते रहते हैं, एवरी ईयर 20 स्टॉर्म एंड टाइफून्स देखने को मिलते हैं। और हाल ही में मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया? हमारा आंसर होगा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द क्रूज भारत मिशन फ्रॉम द मुंबई पोर्ट। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट शांतनु ठाकुर ऑल्सो अटेंडेड द लॉन्चिंग के टाइम पे जो यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर हैं वो भी प्रेजेंट थे। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया? मुंबई पोर्ट से किया गया। किसको किया गया? क्रूज भारत मिशन को किया गया। अब कब किया गया था? 30 सितंबर को। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। तो इसका एम क्या होगा? टू एक्सेल इन इंडियाज विजन टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म एंड प्रमोट द कंट्री एज द लीडिंग ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन। इसका मिशन का उद्देश्य है क्रूज पर्यटन को वैश्विक हब बनाने की भारत की परिकल्पना को साकार करना और उसे अग्रणी वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा था कि इस मिशन का उद्देश्य 2029 तक 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना कर देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है और इससे इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है वो भी फ्लरिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ? हमारा आंसर रहेगा दुबई के मदीनत जुमेराह में हुआ। द फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट हैज़ रिटर्न टू दुबई मदीनत जुमेराह फॉर 3-day इवेंट फ्रॉम September 30 to October 2। कहने का मतलब यह है कि जो फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट आपका हुआ वो दुबई के मदीनत जुमेराह में हुआ। कितना दिन चला था? 3 दिन चला था। ये 3-day इवेंट था। और कब से कब तक चला था? September 30 से लेकर October 2 तक चला था। और ये समिट्स के नज़ारे हैं आपके सामने। और इस बहुत बड़ा समिट हुआ था ये। इसमें 1500 इंडस्ट्रीज़ के लीडर पार्टिसिपेट किए थे और जो 110 डिस्टिंग्विश स्पीकर ने इसमें पार्टिसिपेट किए। मेजर अनाउंसमेंट किए गए हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को लेकर। और इस समिट की जो थीम थी वो इन्वेस्ट इन आर फ्यूचर, हमारे भविष्य में निवेश करें। और सब कुछ आपको इस PDF में दे दिया जाएगा, आप इन सबको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और ध्यान यही रखना है कि जो एजेंडा था इसमें 40 सेशन अक्रॉस 20 कॉन्फ्रेंसेस हुआ था जो ट्रैक करता 4 डेडिकेटेड स्टेजेस को। पहला समिट, दूसरा फ्यूचर, थर्ड एग्जीबिशन और फोर्थ इनोवेशन है। समिट, फ्यूचर, एग्जीबिशन, इनोवेशन। और ये जो टॉपिक कवर करता है वो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इशूज़ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ह्यूमन कैपिटल को, रियल एस्टेट को, टेक्नोलॉजी को एंड ब्रांडिंग एंड कल्चर, इन सब पर यहाँ पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ? हमारा आंसर रहेगा दुबई के मदीनत जुमेराह में हुआ। द फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट हैज़ रिटर्न टू दुबई मदीनत जुमेराह फॉर 3-day इवेंट फ्रॉम September 30 to October 2। कहने का मतलब यह है कि जो फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट आपका हुआ वो दुबई के मदीनत जुमेराह में हुआ। कितना दिन चला था? 3 दिन चला था। ये 3-day इवेंट था। और कब से कब तक चला था? September 30 से लेकर October 2 तक चला था। और ये समिट्स के नज़ारे हैं आपके सामने। और इस बहुत बड़ा समिट हुआ था ये। इसमें 1500 इंडस्ट्रीज़ के लीडर पार्टिसिपेट किए थे और जो 110 डिस्टिंग्विश स्पीकर ने इसमें पार्टिसिपेट किए। मेजर अनाउंसमेंट किए गए हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को लेकर। और इस समिट की जो थीम थी वो इन्वेस्ट इन आर फ्यूचर, हमारे भविष्य में निवेश करें। और सब कुछ आपको इस PDF में दे दिया जाएगा, आप इन सबको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और ध्यान यही रखना है कि जो एजेंडा था इसमें 40 सेशन अक्रॉस 20 कॉन्फ्रेंसेस हुआ था जो ट्रैक करता 4 डेडिकेटेड स्टेजेस को। पहला समिट, दूसरा फ्यूचर, थर्ड एग्जीबिशन और फोर्थ इनोवेशन है। समिट, फ्यूचर, एग्जीबिशन, इनोवेशन। और ये जो टॉपिक कवर करता है वो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इशूज़ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ह्यूमन कैपिटल को, रियल एस्टेट को, टेक्नोलॉजी को एंड ब्रांडिंग एंड कल्चर, इन सब पर यहाँ पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी भानोत्र अजय मलिक की जोड़ी ने ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता।
निशानेबाजी में गौतमी भानोट और अजय मलिक की भारतीय जोड़ी ने पेरू के लीमा में आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में एयर राइफल मिक्स स्पर्धा में क्रोएशिया को 17-9 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा में चीन ने फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये निशानेबाजी का गेम था जिसमें गौतमी भानोट और अजय मलिक की जोड़ी ने जीता। और ये गेम कहाँ हो रहा था? आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप पेरू के लीमा में हुआ था। और इनको कौन हरा दिया? क्रोएशिया ने हरा दिया। और ये स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसको मिला था? चीन को मिला था। और जो चाइना है वो फ्रांस को हराकर गोल्ड मेडल इसमें जीता था। गेम का नाम याद रखिएगा, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। और कहाँ हुई थी? लीमा पेरू में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय को 3 महीने की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? पंकज कुमार बंसल जी को सौंपा गया है। यहाँ पर आपको पंकज कुमार बंसल जी दिखाई दे रहे हैं। पंकज कुमार बंसल आईएएस ऑफिसर रह चुके, 1997 बैच के थे, तमिलनाडु के। एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद एडिशनल चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। इनको 3 मंथ के लिए कर दिया गया। लेकिन आपको नेफेड का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। किसी किसी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने ऑपरेशन चक्र 3 के अंतर्गत संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और 26 लोगों की गिरफ्तारी की? तो ये अभियान सीबीआई ने चलाया। यहाँ पर आपको सीबीआई का लोगो दिख रहा है। उनका मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी। सीबीआई क्रैक्स डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम नेटवर्क अंडर ऑपरेशन चक्र थर्ड, अरेस्ट 26 key operatives and conduct coordinated search at various locations in the country। तो ऑपरेशन चक्र थर्ड का अगर संबंध पूछेंगे किससे है तो वो सीबीआई से है। और वो करता क्या? जो ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम नेटवर्क्स है उनको सर्च करता है और सीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट डेटा विच स्टेट leads the country in installed capacity for rooftop solar power under the पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? हाल ही के आंकड़ों के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तो गुजरात अग्रणी है। दीजिए अपने घर को सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली का उपहार, जुड़िए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा। और इसमें क्या होगा कि 1 करोड़ घरों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यही है कि प्रतिमाह 300 यूनिट तक की बिजली दी जाएगी और 78,000 रुपए तक की इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा। योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको pmsuryaghar.gov.in पर लॉगिन करें या QR कोड स्कैन कर रजिस्टर कर सकते हैं। तो पीएम मोदी जो हैं वो गुजरात में पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना के तहत स्थापित सोलर पैनलों का दौरा किया। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली सोलर योजना वित्तीय सब्सिडी और आसान स्थापना प्रदान करके छत पर सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली सोलर योजना है, सोलर से संबंधित है। और ये क्या करेगा कि घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। और गुजरात जो है वो 4,195 मेगावाट के साथ फर्स्ट नंबर पे है। और महाराष्ट्र 2,487 मेगावाट नंबर के साथ वो महाराष्ट्र सेकंड पे है। और राजस्थान में 1269 मेगावाट के साथ राजस्थान थर्ड स्थान पर है। भारत की जो कुल स्थापित छत पर सौर ऊर्जा क्षमता है वो 13,889 मेगावाट है। इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर पावर कैपेसिटी 13,889 मेगावाट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन बनी है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार बनी है, तो इसलिए ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा आरती शरीन जी को। ये सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन ऑन October 1st 2024 became the first women officer to take over as Director General Armed Forces Medical Services DGAFMS। तो फर्स्ट विमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने चार्ज ले लिया है डायरेक्टर जनरल का आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में। इनका नाम है, सर्जन है ये, वाइस एडमिरल आरती सरीन, पहली बार है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो DGAFMS है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर ओवरऑल मेडिकल पॉलिसीज मैटर विच रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। तो डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के महासचिव का पदभार संभाला है? तो आपका आंसर होगा नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे। तो मार्क रूटे का नाम याद रखना है, इन्होंने अब महासचिव के पदभार संभाल लिए हैं। क्योंकि नेटो आए दिन चर्चा में रहता है, तो ये एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस रहता है। तो फॉर्मर नीदरलैंड प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे ऑन October 1st टुक ओवर एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो इन ब्रसल्स। नेटो का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, और सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो इशिवा शिगेरू को नामित किया गया है। जापान में देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नेता शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं। तो जापान के जो शिगेरू इशिबा हैं ये वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनका संबंध किस पार्टी से है पूछा जाता है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ये याद रखना है। और इससे पहले फोमियो किशीदा थे, यहाँ पर आपको शिगेरू इशिबा जी दिखाई दे रहे हैं। और जो फोमियो किशीदा हैं प्रधानमंत्री, वो 1 अक्टूबर 2024 को जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री जो फोमियो किशीदा हैं 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद, अपने टेन्योर के बाद अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। श्री किशीदा जी जो हैं वो 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब इनका अपना पद छोड़ने के पीछे रीजन क्या है? तो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे, जिसकी वजह से इनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा, ये याद रखना। क्योंकि ऐसे प्रीवियस कई एग्जाम में देखा गया जिसमें किस वजह से उनको अपने पद से मुक्त होना पड़ा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान में रखिएगा फोमियो किशीदा के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, दैट्स वाई रीजन बिंग उनको रिजाइन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो भारत ने जीत ली है। अब किसको हराकर जीती है? तो बांग्लादेश को हराकर जीती है, अपनी फुटबॉल टीम है। इंडिया सिक्योर्ड द सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल डिफीटिंग बांग्लादेश 2-0 इन द फाइनल प्लेड एट द स्टेडियम है, नाम है पढ़ नहीं पा रही हूँ, चांगली मिनथोंग स्टेडियम है थिम्पू भूटान का। तो ध्यान में रखिएगा क्या है ये। पहली बात, फुटबॉल का गेम है जिसको इंडिया ने जीत लिया है, सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल, किसको डिफीट करके? बांग्लादेश को। और फाइनल ये गेम कहाँ पे हुआ था? थिम्पू भूटान में। थिम्पू भूटान के कौन से स्टेडियम में हुआ था? चांगली मिनथोंग स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। निशानेबाजी में पेरू के लीमा में जारी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की पुरुषों की टीम स्पर्धा में जीत के साथ भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में दोहरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। और जूनियर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में गौतमी भानोड़, सांभवी क्षीरसागर और अनुष्का ठाकुर ने भारत का तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भारत ने किस देश के साथ किया? जमैका के साथ किया है। और अभी हाल ही में जिमेशियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस जो थे वो न्यू दिल्ली आए थे, 4 डे इनका ऑफिशियल विजिट था। उसी में बहुत सारे एग्रीमेंट्स इंडिया और जिमेशियन के बीच में हुआ। उन्होंने 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज किए इन द फील्ड ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल एक्सचेंज एंड स्पोर्ट्स में।
भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की जो सड़क है उसका नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। तो आपको याद रखना कि जमैका मार्ग कहाँ पे रखा जाएगा, तो दिल्ली में एक जगह है जमैका उच्चायोग, उसके सामने की जो सड़क है उसका नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किसके सहयोग से अपने प्रमुख कार्यक्रम चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगी। तो हमारा आंसर रहेगा सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लॉज के सहयोग से अपने जो उनका प्रमुख कार्यक्रम है चाणक्य डिफेंस डायलॉग उसका वो आयोजन करेगी। कौन करेगी? भारतीय सेना करेगी, इंडियन आर्मी करेगी। इंडियन आर्मी टू होस्ट चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024। और ये दिवसीय कार्यक्रम 24 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक नई दिल्ली में चलेगा। और ये राष्ट्र निर्माण में वाहक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को गति देने की थीम पर यह आयोजित किया जाएगा। ये 2 डे इवेंट होगा, विल बी कंडक्टेड ऑन द 24th एंड 25th अक्टूबर इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और थीम क्या है? ऑफ ड्राइवर्स नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2047 में एक सुरक्षित समृद्ध भारत के भारतीय सेना के दृष्टिकोण पर विचार किया। तो आपको सेना प्रमुख जनरल का नाम याद रखना, उपेंद्र द्विवेदी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस परेड 8 अक्टूबर को कहाँ आयोजित की जाएगी? ताम्रम वायुसेना स्टेशन पर की जाएगी, चेन्नई में है। और ये पहली बार है जब चेन्नई में हो रहा है। और आपको पता होगा इससे पहले यूपी में हुआ था। भारतीय वायुसेना के ताम्रम के कमांडिंग ऑफिसर एयर कमोडोर रतीश कुमार ने कहा कि चेन्नई पहली बार वायुसेना दिवस के मेगा उत्सव के महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि वहाँ पर पहली बार हो रहा है। तो एयरफोर्स स्टेशन ताम्रम में बातचीत में उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को चेन्नई तट पर मरीना से कोलम तक भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि वायुसेना दिवस परेड 8 अक्टूबर से ताम्रम वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की जाएगी। एयर शो के दौरान 72 विमान हवाई करतब दिखाएंगे, जिनमें सबसे पुराने और नवीनतम लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। ये अपने आप में इस बार का बहुत व्यापक स्तर पर मनाने की बात चल रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन नदन एरो अभियान का संबंध किस देश से है? इसराइल से है। अब इसराइल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो इसराइल का जो कैपिटल है और वहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है दोनों जेरूशलम है। वहाँ की करेंसी न्यू शेकेल है। ऑफिशियल लैंग्वेज हेब्रू है इसराइल की। और प्रेसिडेंट इज़ाक हरजोग हैं और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 24th। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS celebrated its 24th raising day on October 1st, 2024। एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू ने पर्पल फ्रेटर्निटी के सभी रैंकों की ओर से शहीद नायकों की याद में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में पुष्पांजलि अर्पित किए थे पर्पल फ्रेटर्निटी पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा MNS ने कब अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो होगा 1 अक्टूबर 2024 को। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है जो उन्होंने अपना 99th रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया? 1 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ का दौरा किया? आंसर होगा ईरान के बंदर अब्बास का। देश के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के जहाज INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा फारस की खाड़ी में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के अंतर्गत ईरान के बंदरगाह शहर और बंदर अब्बास पहुंच गए हैं। यह यात्रा समुद्री सहयोग को विस्तारित करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और भारतीय जहाज़ों को IRI नौसेना के जहाज जेरे के मार्गदर्शन में पोर्ट तक ले जाया गया। और IRI नौसेना के प्रथम नौसेना जिले और भारतीय नौसेना के गणमान्य अधिकारियों द्वारा जेटी पर उनका
औपचारिक स्वागत किया गया। और इन जहाज़ों के प्रवास के दौरान व्यावसायिक आदान प्रदान, अंतर प्रशिक्षण दौरे, पुष्पांजलि, मैत्रीपूर्ण खेल कार्यक्रम और समुद्री साझेदार अभ्यास MPX की योजना बनाई गई। और इससे पहले ईरानी प्रशिक्षण बेड़े के जहाज बुशहर और टोनब ने प्रशिक्षण गतिविधियों के हिस्से के रूप में मार्च 2024 में मुंबई का दौरा किया था। IRI नौसेना के जहाज डेना ने फेब 2024 में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 में भी भाग लिया था। वर्तमान यात्रा सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय देशों के साथ समुद्री सहयोग के उद्देश्य से भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शेइनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो मैक्सिको की क्लाउडिया शेइनबाम, नाम आपको याद रखना है, ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से। ये क्लाउडिया शेइनबाम है। इन्होंने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले स्पेनिश भाषी देश में राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर की जगह ली है। ये 62 ईयर की हैं, साइंटिस्ट थी, अब पॉलिटिशियन बन गई हैं। इन्होंने जो ओथ लिया है वो 6 ईयर टर्म के लिए, जो कब तक चलेगा, अंटिल 2030। वैज्ञानिक से नेता बनी 62 वर्षीय क्लाउडिया शेइनबाम ने 6 साल के कार्यकाल के लिए कांग्रेस सदन में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर संपन्न हुआ। और इस अभियान का शुरुआत कब से हुआ था? तो 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 2 अक्टूबर को ख़त्म। स्वच्छ भारत प्लेज, स्वच्छता ही सुरक्षा। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की है। और इस परियोजना में जो मेन है वो है अमृत और अमृत 2, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गोवर्धन योजना के तहत 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं वहाँ पे शामिल हैं। Mr. Modi highlighted that cleanliness project worth 10,000 crore rupees have been inaugurated on 2nd October 2024. Next question, World Green Economy Forum विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का 2 अक्टूबर को कहाँ शुभारंभ किया गया? दुबई में किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, जिसके माध्यम से गंभीर पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के संरक्षण में इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो मंच का विषय है वो है वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। इसने जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अभिनव समाधानों तथा स्थिरता पर चर्चा के लिए मंच तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? भारतीय निशानेबाज दिव्यांशी ने जीता। दिव्यांशी बैग्ड अ गोल्ड इन द वुमेन 25 मीटर पिस्टल। सी डिफीटेड इटली क्रिस्टीना मैग्नानी बाय 2 points in the final with a score of 35। फ्रांस हिलोइस फ्यूरे वो थर्ड, जो फ्रांस की हिलोइस फ्यूरे वो थर्ड स्थान पे हैं और जो इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी है वो सेकंड स्थान पे और दिव्यांशी भारत की वो फर्स्ट स्थान पे, मीन्स उनको गोल्ड मेडल मिला है। यहाँ पे आपको क्रिस्टीना मैग्नानी दिख रही हैं सिल्वर के साथ, दिव्यांशी गोल्ड मेडल के साथ दिख रही हैं और हिलोइस फ्यूरे ब्रॉन्ज मेडल के साथ। याद रखना है कि इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी है, फ्रांस की हिलोइस फ्यूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो वो संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में शुरू हुआ। The 9th edition of the ICC Women T20 World Cup is set to begin on 3rd October in Sharjah, UAE। तो ये अपनी भारतीय टीम दिख रही है पूरे जोश के साथ। और ICC महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण चल रहा है। कब से होगा? 3 अक्टूबर से होगा। कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में होगा। और इंडिया जो है वो अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। 4 अक्टूबर को हार गई थी इंडिया। और फिर उसके बाद भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच 4 अक्टूबर को खेलेगा, जिसमें
भारत विजय नहीं हुआ था। और ये टोटल ये जो गेम है वो 20 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक एक गेम चलेगा। टूर्नामेंट में टोटल 10 टीम होंगी। और ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका होगा। तो ग्रुप ए में इंडिया जो न्यूजीलैंड के साथ उसका गेम हुआ था, जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान से भी इंडिया का गेम हो चुका है, तो जिसमें पाकिस्तान को इंडिया ने 6 विकेट से हराया था। और अब श्रीलंका के साथ हो रहा है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ है। और ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज शामिल है। भारतीय महिला टीम ने अभी तक कोई आईसीसी प्रतियोगिता नहीं जीती है। तो यह हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम के लिए भारत का खाता खोलने का एक शानदार अवसर है। आई होप सो नेक्स्ट वीक में हमें पता चल जाए कि कौन विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। खो खो वर्ल्ड कप टू डेब्यूट इन इंडिया इन 2025। भारतीय खो खो महासंघ KKFI और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पर होगा? भारत में होगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस आयोजन में 6 महाद्वीप के 24 देश भाग लेंगे, जिसमें 16 पुरुष टीमें होंगी और कई महिलाएं की टीमें भी होंगी जो हिस्सा लेंगी इसमें। खो खो वर्ल्ड कप aims to elevate that indigenous Indian sport to an international stage. Kho has its roots in India, and the World Cup will highlight the rich cultural heritage and competitive spirit of the sports. खो खो विश्व कप का लक्ष्य जो है वो इस स्वदेशी भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। खो खो की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं और इस विश्व कप का आयोजन खो खो खेल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिस्पर्धी भावना को उजागर करेगा। और इस खो खो में जो कीचड़ से शुरू हुआ यह खेल अब मैट तक पहुंच गया। दुनिया के कितने देश इसको खेल रहे हैं? तो 54। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। The Prime Minister laid the foundation stone and inaugurated several development projects worth over 83,000 crore rupees at Hazaribagh in Jharkhand on 2nd October. गांधी जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ पर हजारीबाग झारखंड में इनाग्रेशन फाउंडेशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। और वहाँ पर 40 एकलव्य विद्यालयों का भी लोकार्पण किया गया। 25 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला भी रखी गई। और इन परियोजनाओं में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, जिसमें कुल लागत जो है उसकी वो 79,150 करोड़ रुपीज़ है। और इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत आने वाले कार्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य यही है कि आदिवासी गांव में समग्र विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में अहम बदलाव लाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का 20 लाख पक्के घर का लक्ष्य है। सबको पक्का घर मिलेगा। भारत में जनजातीय कल्याण के लिए सरकारी पहल पर एक त्वरित नजर डालते हैं। तो इनका कुल व्यय कितना? 69,150 करोड़ रुपए। और 63,000 आदिवासी गाँव में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में अंतराल को पाटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभान्वित करेगा। और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाएगा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को किया जाएगा। ये क्यों किया जाता है? तो महाराष्ट्र सरकार दृश्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार प्रदान करती है। तो फिर ध्यान देना कि स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार कौन देता है? महाराष्ट्र सरकार देती है। और इस बार किसको दिया जाएगा? लक्ष्मण श्रेष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहाँ शुरू हुआ? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। बेटेक्स 2024 बिगेन इन दुबई। और ये कब से कब तक चला? 1 से 3 अक्टूबर तक चला था। और 26 जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुई, जिसमें
भारतीय मंडप में भाग लेने वाली 29 अग्रणी कंपनियों के साथ एक मजबूत उपस्थिति रही। दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल उपचार और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। द 26th वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बेटेक्स, वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन, याद रखिएगा। 2024 में कहाँ स्टार्ट हुई? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्टार्ट हुई। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी देवा के द्वारा। कब तक चलेगा? 3 अक्टूबर तक। कब से चल रहा है? 1 अक्टूबर से हो चुका है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंदी होगा हमारा वीडियो। सब कुछ आपको बहुत इजीली फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना की किसने शुरू की है? तो आंसर हमारा रहेगा यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एचडी कुमार स्वामी ने लॉन्च किया है पीएम ई ड्राइव स्कीम। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। यहाँ पे लॉन्चिंग के टाइम की तस्वीरें हैं ये। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की है और ये बढ़ावा देगा इलेक्ट्रिक को। उन्होंने बताया कि ई दुपहिया, ई 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और उभरते ईवी के लगभग 3,680 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर और ई रिक्शा, ई 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंसेस, ई ट्रक्स एंड इमर्जिंग ईवी पर बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुजरात में नवरात्रि का त्यौहार पारंपरिक दीप जलाकर मनाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गरबो नाम से जाना जाता है। और अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो नवरात्रि में माता जी करें कि आप सभी का जो भी गोल है वो पूरा हो, वो आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो जो देवी दुर्गा की पूजा का जो 9 दिवसीय त्यौहार होता है, नवरात्रि में श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ ये मनाया जाता है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यहाँ पर देवी दुर्गा के 9 रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रथम शैलपुत्री का होता है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का, तृतीय चंद्रघंटा का और चौथा कुसमांडा मैया का और पांचवा स्कंद माता का और छठा कात्यायनी मैया का और सातवां कालरात्रि माँ का और आठवां महागौरी का, नौवां सिद्धिदात्री का पूजा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण और वन्य जीव फोरम वातावरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑन एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वातावरण इनॉग्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, पर्यावरण तथा वन्य जीव फोरम वातावरण जो है उसका 3 अक्टूबर को नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में उद्घाटन किया गया। इसकी थीम है 3 डे फिल्म फेस्टिवल था। इसकी थीम है वेटलैंड्स फॉर लाइफ, जीवन के लिए आर्द्र भूमि, जो आर्द्र भूमि परिस्थिति तंत्र के बारे में जागरूकता और संरक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में शुरू होने वाली एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी में भारतीय रग्बी और महिला और पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो महिला टीम का कप्तान शिखा यादव को और पुरुष टीम का कप्तान मोहित खत्री को बनाया गया है। और भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और महिला टीम का जो मुकाबला है वो श्रीलंका से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाएं हाथ के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सारे प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वे श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ बैंड श्रीलंकन प्लेयर्स प्रवीण जयविक्रमा from all forms of cricket for 1 year after he admitted breaching the ICC एंटी करप्शन कोड। तो एंटी करप्शन कोड को ब्रीच करने के लिए उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे उनको एडमिट कर लेने के बाद उनको अब सस्पेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए सारे फॉर्मेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जैनिक शिनर को हराकर पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। तो टेनिस में जो दूसरे वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अलकराज हैं, उन्होंने
विश्व नंबर 1 जैनिक शिनर को हराकर पहला चाइना ओपन खिताब अपना जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो लंदन में हो रहा है। द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग विल टेक प्लेस इन लंदन फ्रॉम 3 अक्टूबर, मतलब 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक होगा, मीन्स अभी चल रहा है। और ये इसका सेकेंड एडिशन है। कहाँ होगा, कहाँ हो रहा है? लंदन में हो रहा है। और इसमें आपको बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। मैग्नस कार्लसन पूर्व विश्व चैंपियन, विश्वनाथ आनंद नंबर 2 के खिलाड़ी, हिकारू नाकामुरा मुरा और अभिजात वर्ग अली रिजा फिरोजा इन सब में शामिल हैं। और फिर आर प्रागनंदा, अर्जुन एरिगेशी और विदित गुजराती, आर वैशाली, कोनोरी हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली भी इस टूर्नामेंट में शामिल हैं। और इसका टूर्नामेंट जो है वो फ्रेंड्स हाउस ह्यूस्टन में आयोजित हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का कौन सा संस्करण 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया गया? तीसरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 92वें वर्षगांठ के सिलसिले में किसने राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली से 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को रवाना किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। 50 से अधिक वायुवीर 8 से 29 अक्टूबर तक थोइस लद्दाख में है, से तवांग अरुणाचल प्रदेश में। थोइस कहाँ है? लद्दाख में। तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो थोइस से लेकर तवांग तक 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो और नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के आगामी 25वें संस्करण, ये इसका कौन सा संस्करण होगा? 25वां होगा। तो उसमें इनका पार्टनर कौन? बिल्स। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू हु इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू बेल्स के विजिट पे गए, वहाँ अनाउंस द साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट विद द बेल्स गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश काउंसिल एंड वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव इन कार्डिफ, मतलब कार्डिफ में इन्होंने इन सबका साइन किया है। मतलब जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू 3 अक्टूबर को कार्डिफ में, कार्डिफ एक जगह है, वहाँ पे बेल सरकार, ब्रिटिश काउंसिल और वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल के प्रतिनिधि जो हैं एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री रियो ने कहा कि यह साझेदारी वर्ष भर चले बेल्स इन इंडिया 2024 महोत्सव को भव्य समापन को प्रदर्शित करेगी। मिस्टर रियो सेड दैट पार्टनरशिप विल मार्क द ग्रैंड कंक्लूजन ऑफ द ईयर लॉन्ग वेल्स इन इंडिया 2024 सेलिब्रेशन। और उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना होप कि द पार्टनरशिप विल स्ट्रेंथन बाइलैटरल टाइज, इनहांस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। इन्हांस करेगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एनिमल डे 2024 कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड एनिमल डे जो सेलिब्रेट होता है 4 अक्टूबर को होता है। और इसको क्यों मनाया जाता है? प्रमोट एनिमल राइट्स एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर, मतलब जो एनिमल्स हैं उनके राइट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यानी जो भी डे सेलिब्रेट किया जाता है वो उसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए ही किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड एनिमल डे कब हेल्ड हुआ? तो बर्लिन में हुआ था 1925 में, बाय जर्मन राइटर, पब्लिशर एंड एनिमल राइट्स एक्टिविटीज हेनरिक जिमर मैन के द्वारा किया गया था। और इस बार की थीम जो है, द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, मीन्स ये जो वर्ड है, ये जो घर संसार है वो उनका भी घर है। किनका घर है? एनिमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघरों में कई बाघ, 3 शेर और 1 पैंथर की मौत, जांच में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, और वो है दक्षिणी वियतनाम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि डोंग नई प्रांत के मैंगो गार्डन रिजॉर्ट के मृत बाघों के 2 नमूनों में बर्ड फ्लू के H5N1 की पुष्टि हुई है। और पिछले महीने रिजॉर्ट के चिकन खिलाने के बाद भी 20 बाघों की मौत हो गई। संभावना है कि बाघ बीमार चिकन से संक्रमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय विद्युत समझौता किन देशों के बीच में हुआ? नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच 40 मेगावाट बिजली बिक्री के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। आपको याद रखना है कितना मेगावाट, 40 से पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में भारत के रास्ते से नेपाल की बिजली निर्यात की जाएगी। अब तक केवल भारत के साथ बिजली का व्यापार करता आ रहा है नेपाल, लेकिन अब किसके साथ? अब बांग्लादेश के साथ भी करेगा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलमन खिसिंग ने कहा कि नेपाल अब तक केवल भारत के साथ बिजली का व्यापार करता आ रहा है, लेकिन अब हम बांग्लादेश के साथ भी बिजली का व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नेपाल के विद्युत व्यापार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये त्रिपक्षीय विद्युत समझौता जो है किसके बीच में हुआ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण
और भारत के एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ और बांग्लादेश के बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ। बरसात के मौसम में क्या होगा कि बांग्लादेश को बिजली निर्यात का काम किया जाएगा, बिजली निर्यात की जाएगी। और प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक घिसिंग ने कहा कि बाकी सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इस बरसात के मौसम से हम बांग्लादेश को बिजली निर्यात का काम शुरू कर देंगे। तो प्राधिकरण ने भारत द्वारा निर्मित 25 मेगावाट की त्रिशूली याद रखिएगा और 22 मेगावाट की चिलीमे जल विद्युत परियोजना, 25 मेगावाट की त्रिशूली और 22 मेगावाट की चिलीमे जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली की निर्यात की तैयारी है। ये दोनों ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें भारत में बिजली निर्यात के लिए मंजूरी मिल चुकी है। समझौते पर प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमन घिसिंग, बीपीडीबी के अध्यक्ष मोहम्मद रेजुल करीम और एनबीवीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ रेनू नारंग द्वारा हस्ताक्षर किया गया। जो प्राधिकरण बांग्लादेश को 5 साल तक बरसात के 6 महीने मीन्स हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक के बीच में उनको 40 मेगावाट बिजली बेचेगा। बांग्लादेश को बिजली बेचने पर प्राधिकरण को प्रति यूनिट 6.40 अमेरिकी सेंट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैजुआराना ट्री जो हाल में समाचारों में देखा गया है किस देश का मूल निवासी है? ऑस्ट्रेलिया का है ये ट्री है। साइक्लोन गाजा के 6 साल बाद तमिलनाडु के बेदारम में किसान अपने पहले हार्वेस्ट के लिए तैयार हो रहे थे जो कैशुआरीना बगानों का है। कैशुआरीना जो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है को 19वीं सेंचुरी में भारत पेश किया गया था और इसे यहाँ पर कत्ताड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी 4 कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, कैसुआरीना इक्विसेटिफोलिया, ग्लौका, कनिंगम मनिया और जंगम मनिया। इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता और विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु के प्रति अनुकूलता इसे वाणिज्यिक और पर्यावरणीय पौधारोपण के लिए आदर्श बनाती है। जो कैशुआरीना उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ती है और 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में टेम्परेचर होता है और 700 से 2000 mm वर्षा में ये फलती फूलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मंदिर में प्रसाद के लड्डू में मिलावट की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया है? मंदिर का नाम है तिरुमाला तिरुपति मंदिर। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेट टू इन्वेस्टिगेट द allegation regarding the use of adulterated ghee in preparing prasadam laddu at Tirumala Tirupati temple। आरोप क्या लगा है कि आरोप यही लगा है कि जो वहाँ का प्रसादम लड्डू है तिरुमाला तिरुपति टेम्पल का उसमें अडल्ट्रेटेड घी मिलाया गया है। इसके एलिगेशन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि एक एसआईटी की टीम गठित की जाए। एसआईटी में क्या होगा कि 2 सीबीआई ऑफिसर्स होंगे और 2 आंध्र प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स होंगे और एक सीनियर ऑफिसर्स होगा। अब फसाई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये मतलब ये जो पूरी जांच है द प्रोब विल बी सुपरवाइज्ड बाय द सीबीआई डायरेक्टर। जो जांच है वो सुपरवाइज किसके द्वारा किया जाएगा? सीबीआई डायरेक्टर के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? पुदुचेरी के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू की गई। और कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और कर्लिंग पुदुचेरी द्वारा आयोजित तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप पुदुचेरी के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई है। ध्यान देना है कि कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और कर्लिंग पुदुचेरी द्वारा आयोजित की जा रही कौन सा तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप कहाँ पे? पुदुचेरी में। वहाँ के कौन से स्टेडियम में होगा? राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में। और पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नामचिवन ने 2 दिन की प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अगर पूछा जाएगा इसका उद्घाटन किसने किया तो वहाँ के गृह मंत्री ए नामचिवन ने किया। और चैंपियनशिप में हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु सहित 22 राज्यों के लगभग 500 एथलीट इसमें भाग लेंगे। 48वां क्वेश्चन हमारा है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024 से 25 से लेकर 2030-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को स्वीकृति दी है? आंसर हमारा होगा 10,103 करोड़ रुपए की इन्होंने स्वीकृति दी है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन मंत्रिमंडल का जो निर्णय है वो 3 अक्टूबर को लिया गया था और
MEO तिलहन है। मिशन क्या है इसका? 7 वर्षों की अवधि में 2024 से 25 तक से लेकर 2030 से 31 तक लागू किया जाएगा। इसका कुल वित्तीय व्यय जो है वो 10,103 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य यही है कि प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन 2022-23 में जो था इसको बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है। और यह साथ ही पोर्टल की शुरुआत करेगा जिससे राज्य के गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता के लिए हितधारकों के साथ समन्वय कर सकेंगे। और इसका उद्देश्य है कि तिलहन की खेती को अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड फॉर 2024-25 to 2030 to 2031 with an outlay of 10,103 crore rupees। हमारा दूसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और किशोरोन्नति योजना KY। ये भी 3 अक्टूबर को ही मंत्रिमंडल के निर्णय में लिया गया था। तो कैबिनेट ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण को 2 समग्र योजनाओं के रूप में मंजूरी दी। PMRKVY सतत कृषि को बढ़ावा देगा जबकि KY खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करेगा। कहने का क्या मतलब, जो PMRKVY है वो सतत कृषि को बढ़ावा देगा और KY जो है वो खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका प्रस्तावित व्यय 10,1321.61 करोड़ रुपीस है। राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धनराशि को पुनः आवंटित करने के लिए लचीलापन इसमें दिया गया है। और मंत्रिमंडल के निर्णय में ही 3 अक्टूबर को ये भी परियोजना लिया गया था, चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण 2। तो इसमें क्या होगा कि चरण 2 में 3 गलियारे शामिल होंगे। पहला माधवरम से सिपकोट तक, दूसरी लाइट हाउस से पूनमल्ली बाईपास तक, तीसरी माधवरम से सेलिंगन गल्लूर तक। और दूसरे चरण में क्या होगा, 118.9 किलोमीटर की नई लाइनों के साथ 128 स्टेशन शामिल होंगे जिससे चेन्नई में कुल 173 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क बनेगा। इसकी वित्तीय लागत जो होगी वो 63,246 करोड़ रुपीस होगी और ये 21 स्थानों पर यात्री अनुकूल मल्टी मॉडल एकीकरण बनाया जाएगा और स्वीकृत कॉरिडोर चेन्नई के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली SCO शिखर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 IISF 2024 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है वो इस वर्ष असम के गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और ये विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि इस वर्ष कार्यक्रम का जो विषय भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। तो IISF 2024 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाजी में मुकेश नीलवनी, राजवर्धन पाटिल और हरसिमर सिंह रत्था की तिकड़ी ने पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन ट्रायो विंस गोल्ड इन मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल एट ISF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें आपको ट्रायो फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी का 107 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ कौन से स्थान पर है? तो वह 14वें स्थान पे है।
और सोशल मीडिया कंपनी मेटा, फेसबुक के जो सह संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अमेजन के अध्यक्ष और पूर्व सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि मेटा प्लेटफॉर्म के शेयरों में लगातार बढ़ोतरी को बताई गई है। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि जेफ बेजोस कौन है, तो आपको याद रहना चाहिए कि अमेजन के अध्यक्ष व पूर्व सीईओ हैं जेफ बेजोस। किसी एग्जाम में पूछा गया था। और ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के इंडेक्स की ओर से 3 अक्टूबर को जारी सूची के मुताबिक जकरबर्ग है, उनकी जो संपत्ति है वो 206.2 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। और इस वृद्धि के कारण ही जुकरबर्ग संपत्ति के मामले में जेफ बेजोस से 1.1 अरब डॉलर आगे निकल गए, जिनकी कुल संपत्ति 205.1 अरब डॉलर से ऊपर है। हालांकि जो जकरबर्ग है दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के करीब 50 अरब डॉलर पीछे हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि इस इंडेक्स में एलन मस्क फर्स्ट नंबर पे, मार्क जकरबर्ग सेकंड नंबर पे, जेफ बेजोस थर्ड नंबर पे, और मुकेश अंबानी जो है वो 14th नंबर पर, और गौतम अडानी जो है वो 17th स्थान पर हैं। और वहीं टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की सूची देखी जाए तो बर्नार्ड अर्नोल्ट, लैरी इलिजन, बिल गेट्स, लैरी पेज, स्टीव वॉलमर, वॉरेन बफे और सर्गी ब्रिन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में हीरामणि आरोग्य धाम डे केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और श्री अमित शाह जी ने किया। हीरामणि आरोग्य धाम में अनेक रोगों के लिए थेरेपी है, डायलिसिस है, फिजियोथेरेपी है, और जो आम जनता के लिए बहुत किफ़ायती बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने रन पूरे किए? 27,000 रन उन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं। ये भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वो दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर वह 27,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले महान सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर हैं। सचिन तेंदुलकर के स्थान पर वो दूसरे स्थान पर हैं विराट कोहली। कोहली के नाम टेस्ट में 8,870 से अधिक रन हैं, जबकि 295 वनडे में और 13,906 और 125 T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4,188 रन बनाए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि टेस्ट में उन्होंने 8,870 बनाए हैं, 295 वनडे में उन्होंने 13,906 बनाए हैं, और 125 T20 मैच में उन्होंने 4,188 रन बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन तेंदुलकर के नाम है, उन्होंने 34,357 रन बनाए हैं। इसी सूची में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं, 28,016 रन, और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग है, 27,483 रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्शोरैट मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO. DRDO successfully fly test 4th generation very short range air defense system। वर्शोरैट का फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो ध्यान में रखिएगा, एट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान में इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। जो वर्शोरैट्स है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो डिजाइन एंड डेवलप किया गया इंडिजीनियसली बाय रिसर्च सेंटर एमरास RCI इन कोलैबोरेशन विद अदर DRDO लेबोरेटरीज एंड डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स के द्वारा। जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है DRDO है, उस पोखरण से चौथी पीढ़ी की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए गए, और यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह ही है। और इस रक्षा प्रणाली का जो वजन है वो 20.5 किलोग्राम है, और इसकी जो लंबाई है वो 6.7 फीट और व्यास 3.5 इंच है, और यह अपने साथ 2 kg वजन का हथियार ले जा सकता है। इसकी जो रेंज है वो 250 मीटर से 6 किलोमीटर है, अधिकतम 11,500 फीट ऊंचाई तक जा सकता है, और इसकी अधिकतम रेंज
मैक 1.5 यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे पहले इसकी जो टेस्टिंग है पिछले साल मार्च में और 2022 में 27 सितंबर को की गई थी। उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ ग्राउंड बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ान परीक्षण के दौरान मिसाइल ने विमान के पास आने और पीछे हटने की नकल की। मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कहीं पर भी ले जाने में सक्षम वायु रक्षा प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में भारतीय उद्योग भागीदारी के सहयोग से रिसर्च सेंटर इमारात ने स्वदेशी रूप से तैयार और विकसित किया है। और इस मिसाइल को दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर से संचालित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, सीमित दूरी से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई उपकरणों के खतरों को बेअसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बंजारा विरासत म्यूजियम इन पोहर देवी एट वाशिम इन महाराष्ट्र, सेलिब्रेटिंग द रिच हेरिटेज ऑफ बंजारा कम्युनिटी। बंजारा कम्युनिटी के लिए ये किया गया और 4 मंजिला संग्रहालय जिसमें 13 दीर्घाएं और ये आंदोलन के चित्रों के माध्यम से बंजारा विरासत को डिपिक्ट करते हैं। ये 4 स्टोरी म्यूजियम है, इसमें 13 गैलरीज है जो बंजारा लेगेसी को डिपिक्ट करता है। वाशिम पहुंचने के बाद जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संत सेवालाल महाराज और संत राम राव महाराज की स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और जो संत सेवालाल और संत रामराव महाराज वो बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि सेवालाल और संत सेवालाल और संत रामराव किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या किसके आध्यात्मिक नेता, तो बंजारा समुदाय से बिलोंग करते हैं और ये वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो परफॉर्म दर्शन एंड पूजा एट जगदम्बा टेम्पल इन पोहर देवी इन वाशिम। उन्होंने फिर जगदम्बा टेम्पल और जो पोहर देवी में उसका भी दर्शन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आसियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय तीरंदाज वैष्णवी पवार ने रिकर्व अंडर 18 महिला टीम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इन आर्चरी राइजिंग इंडियन आर्कर वैष्णवी पवार क्लिंच्ड अ सिल्वर मेडल इन द रिकर्व अंडर 18 विमेन टीम्स कैटेगरी एट द एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2024 इन ताइपेई सिटी, ताइपेई में किया गया था ये चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के 33 राज्यों में हैजा के प्रकोप से 359 लोगों की मौत हो गई? तो नाइजीरिया में हो गई। नाइजीरिया का फ्लैग है और नाइजीरिया यहाँ पे है। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के बाद नाइजीरिया के 33 राज्यों में हैजा के प्रकोप से 359 लोगों की मौत हो गई। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। वहाँ पर हैजा में नाइजीरिया सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन NCDC ने बताया कि संदिग्ध मामलों की संख्या इस वर्ष बढ़कर 10,837 हो गई है। नाइजीरिया के घनी आबादी वाले क्षेत्र में शुद्ध पानी के अभाव के कारण अक्सर हैजा फैलने की खबरें आती हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं देखने को वहाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाने के तौर पर घोषणा की थी। इसने 5 अक्टूबर 1996 को एक कॉन्फ्रेंस में शिक्षकों से जुड़ी कई सिफारिशों को अपनाया गया था, जिसके सम्मान में 1994 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? राजश्री बिरला को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए नेपाल को कितने रुपए भुगतान करेगा? 1600 करोड़ रुपए भुगतान करेगा। विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के मुताबिक नेपाल को इस महीने के भीतर कार्बन की बिक्री के लिए 1600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेपाल वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के माने तो 2018 से लेकर 2024 तक तराई के 13 जिलों के जंगलों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए नेपाल को यह राशि प्रदान की जा रही है। और कार्बन ट्रेडिंग से प्राप्त आय का 80% हिस्सा जो है वो स्थानीय समुदाय पर खर्च किया जाएगा। नेपाल जो है वो 2028 तक
CO2 उत्सर्जन को 34.2 मिलियन टन कम करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा किसके हवाले करने का फैसला किया है? सेना के हवाले करने का फैसला किया है। हिंसक विरोध प्रदर्शन, झड़पों, गिरफ्तारियों, सेलुलर सेवाओं, इंटरनेट सेवाओं के बंद होने के कारण तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया है, जो कि पाकिस्तान में आए दिन देखने को मिलता ही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच पूरे दिन झड़पें जारी थी, इसीलिए वहाँ पर सेना के हाथ में ये दे दिया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद एंड इस ट्विन सिटी रावलपिंडी हैव बिकम बैटल बिटवीन सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस स्टडे एंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू द वीकेंड एज वेल। जो इस्लामाबाद है उसमें 15 से 16 अक्टूबर को SCO की शिखर बैठक का आयोजन होना है, तो इसीलिए भी वहाँ पर सेना के सुरक्षा मतलब उसकी सुरक्षा के लिए सेना को दे दिया गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो देश है वो रशिया है, चाइना है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के द्वारा की गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा की गई, USA के द्वारा की गई है। तो ताइवान की अमेरिका से 100 भूमि आधारित हार्पून एंटी शिप मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप प्राप्त हो गई है। ताइवान रिसीव्ड द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द US. The Harpoon missile has been serviced since 1977 with airship and sub-launch version. It used by over 30 countries including India. इंडिया भी हार्पून मिसाइल का यूज कर रहा है। हार्पून मिसाइल जो है 1977 से सेवा दे रही, जिसकी हवाई जहाज और पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण है। इसका उपयोग जो है भारत से 30 देशों से अधिक देशों द्वारा किया जा रहा है। इसका की फीचर है ऑल वेदर ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी, लो लेवल सी स्किमिंग ट्रांजेक्ट्री and active radar guidance. It has a 4.5 meter length and weight इसका जो है वो 526 kg है and carries 2021 kg warhead. इसकी प्रमुख विशेषताओं में क्या है? सभी मौसम में काम करने की क्षमता है, क्षितिज से परे की क्षमता है, निम्न स्तरीय समुद्र छूने वाला प्रक्षेप वक्र है और सक्रिय रडार मार्गदर्शन शामिल है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर है, वजन 526 किलोग्राम है और यह 221 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाती है। It can execute both land strike and anti-ship mission with the range of 90 से लेकर 240 किलोमीटर यूजिंग GPS एडेड नेविगेशन या GPS सहायता प्राप्त नेविगेशन का उपयोग करके 90 से 240 किलोमीटर की रेंज के साथ भूमि हमले और एंटी शिप दोनों मिशनों को निष्पादित कर सकती है। तो ये जो हार्पून मिसाइल है इसका टाइप एंटी शिप मिसाइल है। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है? यूनाइटेड स्टेट है। इनकी सर्विस हिस्ट्री 1977 से ये प्रेजेंट है। शी ऑपरेटर्स वॉर में यूज किया जाता है। अभी ईरान इराक वॉर में किया गया, रशिया और यूक्रेनियन वॉर में भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देशों के बीच कहाँ पर 8 अक्टूबर को भारत की मेजबानी में समुद्री अभ्यास मालाबार शुरू होगा? विशाखापट्टनम में शुरू होगा। क्वाड देश में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान आता है और इसमें सभी देशों की नौसेनाएं मतलब 4 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। और इस समुद्री अभ्यास की जो शुरुआत है विशाखापट्टनम में बंदरगाह से होगी और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के मकसद से 2 चरणों में यह नौसैन्य अभ्यास 18 अक्टूबर तक चलेगा। मालाबार अभ्यास जो है 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना मतलब बाइलैटरल नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, जो अब प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हो गया है। इसका जो उद्देश्य है अंतर संचालन को बढ़ावा देना और आपसी समझ को विकसित करना। और यह अभ्यास जो है वो विभिन्न भारतीय नौसेना प्लेटफॉर्म शामिल होंगे, जिसमें गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक बहुउद्देशीय फ्रिगेट, पनडुब्बी, फिक्स विंग MR लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने MS-60R हेलीकॉप्टर और P-8 समुद्री गश्ती विमान के साथ एक NJ क्लास फ्रिगेट HMS स्टुअर्ट को तैनात करेगा। इसी तरह जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अपने इंटीग्रल हेलीकॉप्टर और P-8 समुद्री गश्ती विमान के साथ एक आर्लेबर्ग क्लास विध्वंसक US-Navy को तैनात करेगी। जापान जो है वो एक मुरास्मे क्लास विध्वंसक JS आर्याके के साथ अभ्यास में शामिल होगा। सभी 4 देशों के विशेष बल भी अभ्यास में शामिल होंगे।
और मालाबार अभ्यास में सहयोग और परिसंचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें विषय वस्तु और विशेषज्ञ विनियमन के माध्यम से विशेष संचालन सतह, वायु और पनडुब्बी रोधी युद्ध पर चर्चा शामिल है। और जटिल समुद्री अभियान जैसे पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह युद्ध और वायु रक्षा अभ्यास समुद्र में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समुद्री क्षेत्र में स्थिति जन जागरूकता में सुधार पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? असम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ने चगोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? मॉरिशस को किया है। वो मॉरिशस, चगोस आइसलैंड दिख रहा है आपको। यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, इनके बीच में समझौता हो गया है, जिसके तहत जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, अपने अधीन चगोस द्वीप समूह और डियागो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर देगा। और यह समझौता अफ्रीकी महाद्वीप पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंत का भी एक प्रतीक है। यूके डियोगे गार्सिया द्वीपों का 99 साल का जो लीज है वो बरकरार रखेगा, जहां पर यूएसए का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला? लद्दाख में। और लद्दाख का जो शी बकथॉर्न फल है उसको भी जीआई टैग मिला है। अन्य जीआई टैग जो है, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का, उसको जीआई टैग मिला है। सांजी क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश का, उसे मिला है। बोडो नफाम एक व्यंजन है बोडो समुदाय का, बोडो जनजातियाँ जो होती हैं वो असम का। बोडो आरनोई वहाँ का एक पारंपरिक वस्त्र है, उसको भी जीआई टैग मिला है, असम का ये। मैब्रा जो बिडभी और एक राइस वेयर है असम का, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अभी हाल ही में असम के 8 बोडो समुदाय से ही रिलेटेड लोगों को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया? गूगल के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है? साउथ कोरिया की अनुष्का सेन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का एक अध्याय पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तेलंगाना बन गया है। तो नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को उन्होंने लॉन्च किया तेलंगाना राज्य में। और यह बी हब और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया। और यह जो मंच है वो वित्त, मेंटरशिप की कमी जैसे समस्याओं से निपटकर महिला उद्यमियों को, जो महिला एंटरप्रेन्योर है, उनको समर्थन देगा, उनको सपोर्ट करेगा। और यह डिजिटल कौशल जो है वो वित्तीय सेवाओं और बाजार संबंधों पर केंद्रित है। और 30,000 से अधिक महिला उद्यमी हैं और 400 मेंटर इस मंच का हिस्सा है। बी हब राज्य में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटिनोए खोजी गई है? नागालैंड में खोजी गई है। ये न्यू स्पीसीज जो कैटफिश है, जिसको एक्सोस्टोमा सेंटिनोए कहा जाता है, डिस्कवर की गई जू लेके रिवर। कहाँ पर है? ये नागालैंड में है। और ये रिवर जो है वो पराक रिवर सिस्टम का पार्ट है। और ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शो करती है कि यहाँ का रीजन एक्वेटिक लाइफ कितना रिच है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? तो इटली और स्विट्जरलैंड जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का फिर से पुनर्निर्धारण करेंगे। इटालियन स्विस रिलेशन, आपको यहाँ पर जो ग्रीन कलर में वो इटली है और जो ऑरेंज कलर में वो स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा है। मैप में क्लियर विजुअल हो रहा है, स्विट्जरलैंड यहाँ पर है और इटली यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है? आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने अहमदाबाद में हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स रिपोर्ट ऑन रिलीजियस माइनॉरिटी? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिटिसिज्म इंडिया के द्वारा मिल रहा है उसको, उसकी रिपोर्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर? उसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। इसको फॉर्म किया गया था 28 अक्टूबर 1998 को। और हेडक्वार्टर इनका वॉशिंगटन DC में है। एम्प्लॉयज़ जो इसमें 15+ है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है वो है इरीन डी शिंग
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और इंडिया रिजेक्ट कर दी इस रिपोर्ट को। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो निकालता है अपना रिलीजियस माइनॉरिटी को, उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से जो दिया गया वो सारा बायसनेस को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है, इसलिए इंडिया ने इनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट जो समाचारों में था किस देश में स्थित है। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आंसर होगा चाइना। ये आपको दिखाई दे रहा है। चाइना हैज़ बिगन द सेकेंड फेज ऑफ एक्सपैंडिंग द 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट। चीन ने 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट के विस्तार का जो दूसरा चरण है, उनका सेकेंड फेज है, उसको स्टार्ट कर दिया है। ग्वेंजू प्रांत में स्थित फास्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। इसका जो डायमीटर है 500 मीटर है और प्राप्तिकर्ता क्षेत्र 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसके जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो इंक्लूड डिटेक्टिंग न्यूट्रल हाइड्रोजन, डिस्कवरिंग पल्सर्स, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन एंड सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इनके लक्ष्यों का क्या है कि तटस्थ हाइड्रोजन का पता लगाना, पल्सर की खोज करना, गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने में भाग लेना और बाहरी ग्रहों की बुद्धिमत्ता की खोज करना शामिल है। फास्ट ऑल्सो ज्वाइंस इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर हाई रेजोल्यूशन सेलेस्टियल स्टडीज़। जो फास्ट है वो उच्च रेजोल्यूशन खगोलीय अध्ययनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में भी शामिल होता है। और डेटा प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में ICRAR और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला ESO यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के सहयोग से विकसित की गई है। द डेटा सिस्टम इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद ICRAR इन ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो हाल ही में समाचारों में देखा गया पीछी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। केरल में स्थित है। यहीं पे आपको पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा और यहाँ पर है। हाल ही में केरल के त्रिशूर जिले में पीछी वन्य जीव अभ्यारण्य के पास एक आदिवासी बस्ती के निकट एक मादा हाथी की बिजली के झटके से मृत्यु हो गई थी। और पीछी वझानी वन्य जीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना कब की गई थी 1958 में की गई थी। त्रिशूर में 125 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह पीछी वझानी बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और पाला पिल्ली नेलियामपंथी वनों का हिस्सा है ये। इट इज़ लोकेटेड इन द कैचमेंट एरिया ऑफ पीछी एंड वंझानी डैम एंड इज़ अ पार्ट ऑफ पल्लापल्ली नेलीमथी फॉरेस्ट। The terrain varies in altitude from 100 to 914 meters with Ponmudi as the highest peak. The sanctuary has tropical forest, 50 plus orchid species, rare medicinal plants and valuable trees like teaks. ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्हांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को लॉन्च मतलब इन्हांस करने के लिए कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है। PM इंटर्नशिप स्कीम चलाया जा रहा है। PM इंटर्नशिप स्कीम 2024। इसमें प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू 1 करोड़ यूथ इन टॉप 500 कंपनीज ओवर 5 ईयर। 5 साल में 500 कंपनीज के लिए 1 करोड़ यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। लॉन्च डेट जो है वो October 3, 2024 है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में 1 करोड़ यूथ अक्रॉस 500 टॉप कंपनीज को दिया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड जो होगा वो 5,000 होगा पर मंथ फॉर सेलेक्टेड इंटर्न्स फॉर 1 ईयर। पोर्टल ओपनिंग फॉर कैंडिडेट के लिए पोर्टल कब ओपन होगा वो October 12 को होगा और ऑनलाइन पोर्टल जो है pminternship.mca.gov.in पर होगा। जो जिसको भी इनरोल करना है वो अपना कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च टू इम्प्रूव यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया बाय गिविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में उनको एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट देना इसका मेन एम है और ये ऑफर करेगी मतलब 1 करोड़ यूथ के लिए टॉप 500 कंपनीज होगी 5 साल में। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल ओवरसी द पायलट प्रोजेक्ट बाया एन ऑनलाइन पोर्टल। इंटर्न जो होंगे वो रिसीव करेंगे 4,500 पर मंथली स्टाइपेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस 500 फ्रॉम कंपनीज थ्रू CSR। मतलब गवर्नमेंट उनको देगी 4,500 और जो कंपनीज होगी वो प्लस कर देंगे 500 तो टोटल 5,000 हो जाता है। अ 1 टाइम ग्रांट ऑफ 6,000 एंड इंश्योरेंस अंडर PM जीवन ज्योति बीमा एंड PM सुरक्षा बीमा योजना विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक प्रेस्पा विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री कॉन्टिनेंट? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है लेक प्रेस्पा। लेक प्रेस्पा आपको यहाँ दिख रहा है। और एक्सपर्ट रिपोर्ट दैट 430 और 450 हेक्टेयर्स ऑफ अल्बानिया लिटिल प्रेस्पा लेक हैव बिकम स्वैम्स और ड्राई अप। It is one of the Europe oldest and highest tectonic lakes located at the junction of three geological masses: first granite, second karst, and third Shuagora. And area contains rocks from the Paleozoic era to Neogene era. Paleozoic से लेकर Neogene era तक ये एरिया कंटेन करता है रॉक जो यहाँ पाया जाता है। द लेक सिस्टम इंक्लूड्स ग्रेट प्रेस्पा लेक शेयर्ड बाय अल्बानिया, ग्रीस एंड मैसेडोनिया, एंड लिटिल प्रेस्पा लेक मोस्टली इन ग्रीस। जो लिटिल प्रेस्पा लेक है वो मोस्टली कहाँ है? ग्रीस में। और जो ग्रेट प्रेस्पा लेक है वो किससे शेयर करता है? अपना अल्बानिया, ग्रीस एंड मैसेडोनिया से। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर एंड लैक ऑफ स्नोफॉल एंड रेन हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द लेक। इस लेक को क्लाइमेट सब चीज़ को अफेक्ट कर रहा है तो इसको भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रिबल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रिबल समिट 2024 इनॉग्रेटेड? मुंबई में किया गया। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रिबल समिट 2024 का उद्घाटन मुंबई में ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रिबल विषय के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का जो मेन एम है टू मेक इंडिया लीडिंग ग्लोबल हब फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर बेस्ड ऑन आयुष सिस्टम बनाना है। और आयुष मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और प्रमुख भागीदारों के सहयोग से आयोजित हो रहा मतलब ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड की पार्टनर्स। और यह जो शिखर सम्मेलन है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित है। फोकस किस पे है? इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी विद मॉडर्न हेल्थ केयर। ऑफिशियल्स फ्रॉम महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। इस इवेंट में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा, इंडिया फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का उद्घाटन कहाँ किया गया? कन्नूर, केरल में किया गया। पहली बार हो रहा है तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के दृष्टि से, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के कन्नूर में केल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। और ये जो संयंत्र है, प्लांट है, इसरो के सहयोग से और 42 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया है। It will boost Kerala's electronic industry supporting sectors like defense and electric vehicle। तो केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देगा जो रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। और यह सुविधा जो है वो वैश्विक मानकों को पूरा करते हुए प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर उत्पादन करने का लक्ष्य रखती है। और मुख्यमंत्री विजयन ने केल्ट्रॉन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों को आधुनिक बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है, जिसके लिए 395 करोड़ रुपीस की मास्टर योजना जो है वो तैयार है। तो इसका मेन गोल यही है कि टू मेक केरला हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो केरल है उसको इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का केंद्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट इरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है माउंट इरेबस, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और माउंट इरेबस अंटार्कटिका सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है जो स्प्यूइंग गोल्ड डस्ट स्पर्जिंग सरप्राइज कर रहा है साइंटिस्ट को, क्योंकि ये सोने का धूल उगल रहा है। टिपिकली मतलब आमतौर पर देखा जाए तो जो वॉल्केनो होता है वो रिलीज करता है स्टीम को, गैसेस को, रॉक्स को, बट नाउ टिनी क्रिस्टलाइज गोल्ड पार्टिकल आर ऑल्सो इमर्जिंग। दीज पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड 621 miles फ्रॉम द वॉल्केनो वैल्यूड एट अराउंड $6,000। $6,000 को अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे 5 लाख हो जाएगा। तो जो ज्वालामुखी है वो भाप, गैसेस, चट्टाने निकलता है, लेकिन अब छोटे क्रिस्टलीकृत सोने का कण भी निकल रहे हैं। तो ये कण ज्वालामुखी के 621 मील दूर पाए गए हैं, तो जिनका मूल्य लगभग जो है 5 लाख रुपए है, मीन्स $6,000 है। तो नासा के जो वैज्ञानिक हैं उनका सुझाव है कि पिघली हुई चट्टानें
सोने के कणों को सतह पर लाई जो अंटार्कटिका के शून्य से नीचे के तापमान में क्रिस्टलीकृत हो गए, जबकि अन्य ज्वालामुखी गैस या तरल रूप में सोना उत्पन्न करते हैं। माउंट इरेबस अद्वितीय रूप में ठोस सोने के कण छोड़ता है जो हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? वो लेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? केरला हमारा शीर्ष पर है। टॉप स्टेट में फर्स्ट केरला आएगा, सेकंड उड़ीसा और थर्ड हमारा महाराष्ट्र आता है। और ये रिलीज किसके द्वारा किया गया? प्रजा फाउंडेशन के द्वारा, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मुंबई में स्थित है, और ये एसेस करता है 4 बेसिस को। 4 कोर पिलर्स हैं इनके एंड 42 इंडिकेटर्स हैं। जो पिलर्स हैं उसमें एम्पावर्ड अर्बन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर आता है, सशक्त शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विधायी संरचना है। और सेकंड हमारा आएगा एम्पावर्ड म्यूनिसिपल गवर्नेंस, सशक्त नगर प्रशासन। वहाँ का म्यूनिसिपल गवर्नेंस कितना सशक्त है, कितना एम्पावर्ड है। और थर्ड एम्पावर्ड सिटीजन एंड फोर्थ फिजिकल एम्पावरमेंट। तो सिटी पहला तो अर्बन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कितना एम्पावर्ड है, म्यूनिसिपल। दूसरा फिर म्यूनिसिपल गवर्नेंस कितना एम्पावर्ड है, फिर थर्ड हमारे सिटीजन वहाँ के कितने एम्पावर्ड हैं, एंड फिर फिजिकल एम्पावरमेंट कितनी है। इस बेसिस पर इस इंडेक्स को निकाला जाता है, जिसमें शीर्ष पे इस बार केरल है। 87 क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ द मार्बर्ग वायरस? रवांडा होगा। यहाँ पर आपको मार्बर्ग वायरस देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन, रिसेंटली 6 पीपल हैव डाइड इन रवांडा ड्यू टू मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक। मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक करने की वजह से रवांडा में 6 लोगों की जान गई। और मार्बर्ग वायरस रोग जो है ये एक दुर्लभ है, लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्य और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। मार्बर्ग वायरस डिसीज इज अ रेयर बट सिवियर हेमोरेजिक फीवर अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स। और जो एमबीडी मार्बर्ग वायरस के कारण जो एमबीडी है मार्बर्ग वायरस के कारण होता है, जो इबोला वायरस के समान है, दोनों फाइलोबिरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था इस वायरस को 1967 में मार्बर्ग में, जर्मनी, लिंक टू इन्फेक्टेड ग्रीन मंकीज में पाया गया था। तो अफ्रीकी फल चमगादड़ रिजर्वॉयर होस्ट है और संचरण शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से होता है। तो अफ्रीकन फ्रूट बैट इज द रिजर्वॉयर होस्ट एंड ट्रांसमिट कैसे होता है? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडीली फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नेवल 2024 की मेजबानी की? रिसेंटली विच कंट्री होस्ट बोथ लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नेवल 2024? आंसर हमारा होगा फ्रांस ने की। और ये यूरो नेवल कब से कब तक चलेगा? फ्रॉम द शी प्रोटेक्ट आर नेशन। ये 4 से 7 नवंबर के बीच में चलेगा पेरिस में। यूरो नेवल 2024 दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी जो है 4 से 7 नवंबर 2024 को पेरिस में आयोजित की जाएगी। और इसमें 5 कॉन्टिनेंट हैं, उनके लगभग 500 प्रदर्शकों के आने की उम्मीद है। और ब्राज़ील हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, जर्मनी सहित 13 देश अपने राष्ट्रीय मंडप का आयोजन करेंगे। और भारत जो है वो उन 104 देशों में शामिल है जिन्हें इस प्रमुख नौसेना रक्षा व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो अंगद चीमा ने जीता है। अगर पूछ लिया जाए कि बिजाग ओपन 2024 जो है ये किस गेम से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा, गोल्फ से संबंधित है। अंगद चीमा बिजाग ओपन 2024 में जीत लिए हैं और इन्होंने खिताब जीता है। चैंपियनशिप जीतने के लिए 11 ईयर का इनका इंतजार जो है खत्म हुआ। रोमांचक फाइनल मुकाबले में चीमा का सामना अमरराज से हुआ था। Angad Chima has emerged victorious at the Bijag Open 2024, clinching the title and ending an 11-year beat for a championship win. हाल ही में जल जागार महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के धामतरी जिले में जल जागार महोत्सव की शुरुआत हुई। कब से कब तक था? 5 से 6 अक्टूबर 2024 के बीच में हुआ। टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ जल जागार मिशन, द स्टोरी ऑफ एवरी ड्रॉप, द वॉइस ऑफ एवरी हार्ट, पानी की बातें पानी के साथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट डेज इन 1st to 6th October 2024।
पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार की थीम थी एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड। सम्मान के साथ बुढ़ापा, दुनिया भर में वृद्धजनों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। इसका एम क्या होता है? टू रेज अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एजिंग पॉपुलेशन एंड टू मोबिलाइज द वाइडर कम्युनिटी टू एड्रेस डिफिकल्टीज फेस्ड बाय ओल्डर पर्सन जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उनको एड्रेस करना, जो एजिंग पॉपुलेशन जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके लिए उनको हेल्प प्रोवाइड करना इस बारे में, और उनको भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो इस बार की थीम ही है एजिंग विद डिग्निटी, तो उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है कॉफ़ी योर डेली रिचुअल्स आर शेयर्ड जर्नी, कॉफ़ी आपका दैनिक अनुष्ठान हमारी साझा यात्रा। इस बार का क्या इसका एम होता है कि सेलिब्रेट करना उन लोग के लिए जो कैफीन रिच बेवरेजेस के प्रेमी हैं, उन लोग के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी हमारा 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम मिक्स इट अप है। इसका एम है कि एंकरेज करे पीपल को टू ट्राई आउट देयर इनोवेशन यूजिंग प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स इन मेकिंग देयर फेवरेट फूड एंड टू ब्रिंग आउट क्रिएटिविटी एंड शोकेस हाउ सिंपल एंड ईजी वेजिटेरियन ऑप्शंस आर। हमारा नेक्स्ट डे है गांधी जयंती। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम थी द पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। एम क्या है? टू डिसमिनेट द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वायलेंस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी का एक कोट बहुत अच्छा है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड को जैसे देखना चाहते हैं उस प्रकार खुद को चेंज करिए, लेकिन ऐसा नहीं है, व्यक्ति चाहता है दूसरा कोई चेंज हो, वो ना चेंज हो। और 2 अक्टूबर को हम दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती एज वेल एज शास्त्री जयंती। हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम थी द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, दुनिया उनका भी है। इस बार की थीम थी वर्ल्ड एनिमल डे की। एम क्या है? मेन गोल ऑफ वर्ल्ड एनिमल डे इज़ टू रेज द स्टेटस ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वेलफेयर स्टैंडर्ड अराउंड द ग्लोब। जो एनिमल है उनके वेलफेयर को के लिए अवेयर करना सबको, ये मेन एम होता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे 7 अक्टूबर 2024 को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। एम क्या है? टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग पीपल इन शेपिंग सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो आपका सस्टेनेबल गोल भी है। अब हमारा वर्ल्ड स्पेस वीक हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो आपका 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक है। थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। इस बार की थीम अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन है। एम क्या है? टू स्प्रेड द मैसेज अबाउट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड स्माइल डे। वर्ल्ड स्माइल डे आपका 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन स्माइल, ये आपकी थीम है इस बार की। और एम क्या है? टू स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड एंकरेजिंग एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। और वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को, और वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर, इस बार की थीम थी। एम क्या है? टू पे ऑल रिस्पेक्ट टू द टीचर्स हु टॉट अस द बेसिक ऑफ लाइफ एंड हु ब्रोक द बैरियर्स ऑफ क्लासरूम एंड टॉट अस हाउ टू डू लाइफ, अपने लाइफ में कैसे जीना चाहिए ये भी हमें सिखाते हैं हमारे टीचर्स। और बेसिक क्या है? बेसिक लाइफ की, और इसलिए हम उनके रिस्पेक्ट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा लास्ट है वर्ल्ड सेरिब्रल
पालसी डे, ये आपका 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम यूनिकली सीपी, सीपी मीन्स सेरिब्रल पालसी, एम किया टू चैलेंज स्टीरियोटाइप एंड वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल विद सेरिब्रल पालसी आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर आइडेंटिटीज़ एंड टैलेंट्स। उनके भी आइडेंटिटीज़ और टैलेंट्स को हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, और ये 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व सेरिब्रल पालसी दिवस। और यह दिवस सेरिब्रल पालसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित प्रतिभाओं के प्रति सम्मान पैदा करने के प्रयोजन से आयोजित किया जाता है। और यह सेरिब्रल पालसी जो है वो मस्तिष्क में क्षति से पैदा होने वाली समस्या है, और ये जो क्षति, जो इंजरी है, वो जन्म से पहले और प्रसव के दौरान या जन्म के बाद लगभग 3 वर्ष तक हो सकती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रयागराज महाकुंभ के लोगों का अनावरण किया है? आंसर होगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पर आपको अनावरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगों का अनावरण किया जा रहा है। और ये लोगो जो है वो सिंबलाइज करता है रिलीजियस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को विद द डिपिक्शन ऑफ द अमृत कलश, अ सैक्रेड बेसिल फ्रॉम द माइथोलॉजिकल ओशन चर्निंग। यह प्रतीक चिन्ह धार्मिक और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है, और इस प्रतीक चिन्ह में पौराणिक समुद्र मंथन से निकले पवित्र पात्र अमृत कलश को चित्रित किया गया है। और ये जो डिजाइन है, आपको इसमें आपको मंदिर, ऋषि, कलश, अक्षत वट, भगवान हनुमान का चित्र भी दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा सनातन सभ्यता में प्रकृति और मानवता के संयोजन को दर्शाता है। और ये महाकुंभ 2025 के प्रेरणादायक प्रतीक के रूप में आत्म जागरूकता और जन कल्याण के सतत प्रवाह को दर्शाता है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड पब्लिक वेलफेयर सर्विंग एज एन इंस्पिरेशनल एम्बलम फॉर महाकुंभ 2025। कुंभ मेला जो है उसको यूनेस्को के द्वारा रिकग्नाइज किया गया है एज ए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और जो लोगो है हमारा इस मेले का, जो लोगो है कुंभ मेले का, वो है सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा। तो आपको यही याद रखना है कि कुंभ मेला जो है उसको यूनेस्को ने मानवता की अगोचर सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी है। और इस मेले का जो नीति वाक्य है वो सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा है। तो यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया गया है। और आप यहाँ पे लोगों को अच्छे से देख लीजिए क्या लोगो है हमारा। और यहीं पर ये सेशन को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।